वेलकम बैक गाइस इन माय अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है पिछले सेशन में हमने पढ़ा था गुलियन-वार सिंड्रोम, उसकी डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम एंड पैथोफिजियोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम बाकी का पार्ट को पढ़ेंगे और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहला पार्ट जरूर देख के आएँ ताकि आपको पूरी जो डिसऑर्डर है वो अच्छे से समझ में आ सके। और ये स्टार्ट आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करने से पहले, आज का लेक्चर लेने से पहले मैं आपको जीवीएस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि वैसे तो मैंने पहले वाली जो पार्ट था, पहला पार्ट, उसमें बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में बता दूं, डेफिनेशन के बारे में, इसमें होता क्या है। तो देखिए जीवीएस क्या होता है, ये एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है? नर्वस सिस्टम का। तो इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम के आपको पता है दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, अफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें भी जो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व होती हैं वो अफेक्ट होती है। अब इसमें होता क्या है, जो पीएनएस न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो माइलिन शीथ होती है उसका क्या होता है, डीमाइलेशन हो जाता है। किसकी वजह से होता है? जो हमारी ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारी स्वान सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब स्वान सेल्स का काम क्या होता है, स्वान सेल्स जो माइलिन शीथ होती है उसको फॉर्मेशन करती हैं। जब स्वान सेल क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, तो क्या होगा, जो माइलिन शीथ है उसका क्या होगा, डिमाइलेशन हो जाएगा, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि जीवीएस में आप होता क्या है ना। तो अब अगर हम आगे इसकी बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो सबसे पहले आपको पता है क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, है ना। हिस्ट्री कलेक्शन में जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं, भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, जो भी उसके रिलेटिव है, उनसे क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि पेशेंट को कोई ऐसी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कोई ऐसी पहले कोई परेशानी पहले तो नहीं थी, या फिर आपके फैमिली में पहले किसी कोई परेशानी नहीं थी, तो ये सारी चीज क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे उनके घर वालों से। उसके बाद क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टू करेंगे, पूरा एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो गया सीटी स्कैन और एमआरआई। क्या करेंगे, सीटी स्कैन और एमआरआई करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि एक्चुअल पार्ट में हुआ क्या, कि एक्चुअल कहां पर डैमेज हुआ है ना, विजुअलाइजेशन के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, नर्व फंक्शन टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है इसमें क्या होती है, नर्व इफेक्ट होती है। क्या करेंगे, नर्व फंक्शन टेस्ट करेंगे। जो नर्व होती है उनके जो फंक्शन है उसको टेस्ट करेंगे कि वो नर्व है वो प्रॉपर फंक्शन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है ना। क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर करेंगे उनमें, और किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए हम देखेंगे कि वो अपना जो एक्शन है उसे परफॉर्म कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसफर करेंगे नर्व में, और ये देखेंगे कि किसी स्टिमुलस को, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को लेकर वो अपना कार्य परफॉर्म कर पा रही है या नहीं कर पा रही है ना। उस पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मायो मतलब मसल, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो मसल के फंक्शन है उसको टेस्ट करेंगे, जो इंडिविजुअल की, जिस पेशेंट की मसल है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है ना। अगले की अगर हम बात करें तो है लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर में क्या करेंगे, जो हमारा L3 और L4 है लंबर, वहां से क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे हम नीडल से, ठीक है, और उसमें हम ये पता करेंगे कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देंगे इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन। इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन का काम क्या होता है, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था पहले पार्ट में कि कैसे होती है, एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ठीक है। तो हम कौन सी दवा देंगे, इम्यूनोसप्रेसिव देंगे, उसमें भी कौन सी, एजिथ्रोपिन, कौन सी देंगे, एजिथ्रोपिन देंगे, ठीक है। इसका क्या काम होगा, जो हमारी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज बन रही थी उनको क्या कर देगी, सप्रेस कर देगी। क्या कर देगी, सप्रेस कर देगी। अब जब ऑटो एंटीबॉडीज अगर सप्रेस हो जाएगी तो क्या होगा, जो स्वान सेल्स पे जो डिस्ट्रॉय हो रही थी वो डिस्ट्रॉय होना बंद हो जाएगी, और जो माइलिन शीथ है उसका डिमाइलेशन रुक जाएगा, है ना। तो कौन सी देंगे, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन, ठीक है। अब दूसरी कौन सी देंगे, स्टीरॉयड मेडिकेशन देंगे। क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, ठीक है। कौन सी देंगे, उसमें प्रेडनिसोन, है ना। अगर हम इसकी बात करें प्लाज्माफेरेसिस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं जानते कि प्लाज्माफेरेसिस क्या होता है, ठीक है। तो प्लाज्माफेरेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। फिल्टर कैसे करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में अब नॉर्मल ऑटो एंटीबॉडीज बन रही है, क्या बन रही है, हमारी बॉडी में जो ऑटो एंटीबॉडीज बन रही है उनको क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फिल्टर करते हैं। कैसे कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये मशीन है, ठीक है, ये पेशेंट है, तो क्या किया जाएगा, इसमें जो पेशेंट का ब्लड है वो इस मशीन से होके गुजारा जाएगा। क्या किया जाएगा, पेशेंट को ब्लड को इस मशीन से होके गुजारा जाएगा, और इस मशीन के द्वारा जो भी ऑटो एंटीबॉडीज होंगी
वो उस ब्लड में से सेपरेट कर दी जाएंगी और जो सेफ ब्लड होगा वो वापस से क्या किया जाएगा, जो पेशेंट होगा उसमें ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। समझ में आई? कहने का मतलब जो ब्लड में ऑटो एंटीबॉडीज बन नहीं थी उनको सेपरेट कर दिया जाएगा मशीन के द्वारा, और जो बाकी का जो ब्लड है, सही ब्लड बचा है जो प्योर ब्लड, उसको क्या कर दिया जाएगा, वापस से पेशेंट में रिप्लेस कर दिया जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है यहाँ का आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक में क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई करेंगे विजुअलाइजेशन के लिए, कहाँ पूरे ब्रेन का। ठीक है, नर्व फंक्शन टेस्ट करेंगे, नर्व के जो भी फंक्शन है उन्हें टेस्ट करेंगे कि जो हमारी नर्व है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, उसके करेंगे इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जो मसल है उसके फंक्शन को टेस्ट करेंगे, जो मसल है पेशेंट की वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, और क्या करेंगे, लंबर पंचर करेंगे, कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन तो पेशेंट को कॉल नहीं हुआ है ना। और क्या करेंगे, मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन देंगे, है ना। और क्या करेंगे, स्टीरॉइड्स देंगे, और कहेंगे प्लाज्माफेरेसिस। और एक और इसमें हम जो मैनेजमेंट, इंपोर्टेंट मैनेजमेंट है वो क्या होगा जीवीएस पेशेंट का, वो होता है फिजियोथेरेपी। ये फिजियोथेरेपी जो है वो जीवीएस के पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। जब तक आप उसे फिजियोथेरेपी नहीं देंगे पेशेंट रिकवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो पैरालाइज होता है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप पेशेंट को फिजियोथेरेपी रिकमेंड करें, है ना। तो नेक्स्ट हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपकी समझ आया होगा। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट अगर पहला पॉइंट देखें तो क्या है कि मॉनिटर कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन। क्या करना है, पेशेंट के जो कार्डियक और रेस्पिरेटरी फंक्शन है उसको क्या करना है, मॉनिटर करना है कि जो पेशेंट का रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, प्रॉपर उसका जो हार्ट है वो प्रॉपर एक रिदम में बीट कर रहा है या नहीं करना। ठीक है, तो क्या करना है, मॉनिटर करना है उसका कार्डियक और जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है उनको क्या करना है, मॉनिटर करना है कि जो उसका पेशेंट का हार्ट है वो एक रिदम में बीट कर रहा है या नहीं कर रहा, जो उसका लंग्स है, जो इसकी रेस्पिरेशन है वो मेंटेन है या नहीं है ना। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो एनकरेज पेशेंट फॉर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। क्या करना है, पेशेंट को एनकरेज करना है कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए क्या करना है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, एनकरेज करना है किसको, पेशेंट के लिए। ठीक है, अगर अगले पॉइंट की बात करें तो प्रोवाइड माउथ एंड आई केयर। पेशेंट की जो माउथ और क्या आई केयर हमें प्रोवाइड करते रहना है, क्योंकि पेशेंट इसमें क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है। ऐसे में पेशेंट खुद से अपनी केयर नहीं कर पाता, इसलिए हमें क्या करना है, उसकी माउथ केयर और उसकी आई केयर हमें करते रहना है। ठीक है, और क्या करना है, प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट। पेशेंट को हमें हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट प्रोवाइड करनी है, जिससे क्या हो, जिससे उसकी इम्यूनिटी सही हो जाए, जिससे जो बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन उसे हुआ है वो क्या हो सके, ठीक हो सके। ठीक है, और अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो करना है टर्न पेशेंट पोजीशन एवरी 2 आवरली। जो पेशेंट की पोजीशन है वो एवरी 2 आवरली उसे क्या करना है, चेंज करते रहना है। क्यों चेंज करते रहना है, ताकि जो पेशेंट है वो बेड सोर का शिकार ना बने। वो बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, उससे पेशेंट की जो पोजीशन है एवरी 2 आवरली या फिर 1 आवरली उसे चेंज करते रहना है ना। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो करना है मेंटेन गुड हाइजीन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की जो हाइजीन है वो अच्छे से मेंटेन करनी है ताकि और कोई इन्फेक्शन पेशेंट को ना लगे, है ना। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए। इसके अलावा और हम नर्सिंग मैनेजमेंट करते रहना है, जैसे कि पेशेंट का वाइटल लेते रहना है आवरली, और उसकी जो पेशेंट से उसे हेल्थ एजुकेशन देनी है, उसके मेंबर से जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। तो ये सारे काम हमें करते रहने हैं, और जीवीएस के पेशेंट है उसे एनकरेज करना है कि वो जो एक्सरसाइज है उसे डेली एक्सरसाइज कराना है, उसे फिजियोथेरेपी देना है। ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है जीवीएस पेशेंट के लिए, है ना। तो मुझे लगता है कि ये डिसऑर्डर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर इस टॉपिक के आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपने पहला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है तो हमने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पुट कर दिया, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।